बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। पहले आपको याद दिला दें कि टेक्सोनॉमी या सिस्टमेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जानदारों की आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और साइंटिफिक नेम कैसे रखते हैं उसको स्टडी करते हैं। और जानदारों की क्लासिफिकेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। और ये अरेंजमेंट इसलिए की जाती है कि इससे पढ़ना आसान हो जाता है या जानदारों को स्टडी करना आसान हो जाता है। और इसी क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी में हमने देखा कि 5 किंगडम बनाए गए थे। सबसे पहले किंगडम का नाम मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और अब आखिरी एनिमेलिया। और इन सब की तरतीब इवोल्यूशन के हिसाब से दी गई। और इवोल्यूशन का आसान तरीन कंसेप्ट ये है, लाइफ मूव्स फ्रॉम सिंप्लिसिटी टू कम्प्लेक्सिटी। जिंदगी सादगी से पेचीदगी के सफर में है। तो इस हिसाब से अगर इस बात को मान लिया जाए और इस क्लासिफिकेशन को फिट किया जाए तो सबसे सादा किंगडम कौन सा है? मोनेरा। उससे थोड़ा सा बेहतर पेचीदा प्रोटिस्टा, उससे पेचीदा फंजाई, उससे पेचीदा और प्लांटी, और अब सबसे पेचीदा या सबसे कम्प्लेक्स, सबसे एडवांस एनिमेलिया है। अब इस एनिमेलिया में शामिल होने की शराइत क्या है ये देखते हैं। तो इस किंगडम में शामिल होने की पहली शर्त है कि दीज शुड बी यूकैरियोटिक। यहाँ आकर हम एक और चीज आपको याद दिला दें कि 5 किंगडम में से 4 किंगडम्स यूकैरियोटिक सेल से बनी है। सिर्फ एक किंगडम मोनेरा है जो प्रोकैरियोटिक सेल से बनी है। ये भी यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेलुलर है, लाजमी तौर पर मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पर एक और नुक्ता फिर हम डिस्कस करें। मोनेरा यूनिसेलुलर थे, कुछ कॉलोनियल थे। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर। फंजाई को मल्टीसेलुलर कहा गया, प्लांटी पूरा मल्टीसेलुलर, और ये एनिमल भी सही मानों में मल्टीसेलुलर। यानी मेरे हिसाब से अगर सही मानों में कोई मल्टीसेलुलर किंगडम है तो वो 2 हैं, प्लांटी और एनिमेलिया। यहाँ तरह तरह के टिश्यूज हैं। मल्टीसेलुलर कहलाने की शर्त क्या है? उसमें टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हो। तो इनके पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा ये ग्रुप हेटेरोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते ये। तो ये वाला कैरेक्टर तो फंजाई से भी मिलता है, फंजाई भी हेटेरोट्रॉफ है। तो इनमें और उनमें क्या फर्क है? फंजाई एब्जॉर्प्टिव फीडर्स थे, ये इंजेस्टिव फीडर्स हैं। इंजेस्टिव फीडर किसको कहते हैं? जो खुराक को जिस्म के अंदर ले जाके फिर हजम करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, यानी मुंह से खाते हैं। फंजाई क्या करते थे? खुराक को जिस्म से बाहर डाइजेस्ट करके फिर एब्जॉर्ब करते थे। ये खुराक को मुंह के जरिए जिस्म के अंदर ले जाके फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे। तो फंजाई और इनमें ये फर्क हुआ। इसके अलावा एक और बड़ा यूनिक कैरेक्टर है इनमें, नो सेल वॉल। हर किंगडम में कुछ न कुछ जानदार ऐसे होते थे जिसमें सेल वॉल हो। मसलन पूरी प्लांट किंगडम में सेल वॉल थी, पूरी किंगडम फंजाई में सेल वॉल थी, प्रोटिस्टा में कुछ में थी कुछ में नहीं थी, मोनेरा में भी कुछ में थी कुछ में नहीं थी। ये वाहिद किंगडम है जिसमें सेल वॉल सिरे से है। सेल वॉल ना होने की वजह से देयर बॉडीज आर यूजुअली फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल बॉडीज की वजह से ये सब के सब मोटाइल हैं, मोस्टली मोटाइल। यानी इनके अंदर भी कुछ मेंबर्स हैं जो हरकत नहीं करते, लेकिन अक्सरियत इनकी हरकत कर सकती है। और हरकत करने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि इनमें सख्त या रिजिड सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल ना होने की वजह से इनका जिस्म नरम और फ्लेक्सिबल होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी हरकत के लिए बहुत मुनासिब होती है। तो ये पूरा ग्रुप हरकत करता है। इक्का दुक्का मिसालें हैं जो हरकत नहीं करते हैं, तो उन्होंने अपनी सलाहियत को छोड़ दिया है। असल में हरकत की सलाहियत थी, यूज नहीं किया है। इसके बाद छठी बात है हैव। सर मल्टीसेलुलर में सिंपल है कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स जी। हैव मल्टीसेलुलर
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये वाला कैरेक्टर पहली दफा प्लांट्स में आया था। इनके पास मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यानी रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करने वाली स्ट्रक्चर्स मल्टी सेलुलर हैं, बेहतर प्रोटेक्शन मुमकिन है। और सातवां कैरेक्टर आपने याद रखना है, एम्ब्रियो फॉर्म्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। एम्ब्रियो फॉर्म्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट, इनमें डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो हम डिस्कस कर चुके हैं, मिनिएचर ऑर्गेनिज्म या किसी जानदार की जिंदगी का शुरू वाला मरहला जब वो बहुत छोटा होता है वो एम्ब्रियो कहलाता है, या एम्ब्रियो से ही बड़ा जानदार बनता है। इनमें भी एम्ब्रियो बनता है। अब इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, तकरीबन 17 लाख के आसपास स्पीशीज हैं। अब ये जुमला भी ज़रा सुन लें, 25 लाख स्पीशीज रिकॉग्नाइज हैं और अब उनकी तादाद बढ़ चुकी होगी, क्योंकि डेली बेसिस पर नई नई स्पीशीज इन्वेंट तो नहीं कहूँगा, डिस्कवर हो रही हैं। फिर भी एक पुरानी कैलकुलेशन के मुताबिक 25 लाख स्पीशीज में से 4 लाख के करीब प्लांट्स हैं, 1 लाख फंजाई हैं, 2 लाख प्रोटिस्टा हैं और मोनेरा हज़ारों में है, लाखों में नहीं है। बाकी जो 17 to 18 लाख के करीब इस किंगडम के मेंबर्स हैं। तो सबसे बेहतर किंगडम भी एनिमेलिया है, सबसे बड़ा किंगडम भी एनिमेलिया है। ये हो गई इनके इस किंगडम में शामिल होने की शराइत। अब हम एक और मौजू की तरफ आते हैं, इनकी जनरेशन ट्री बनाते हैं। जनरेशन ट्री में हम देखेंगे कि इसके अंदर कितने फाइला हैं, क्योंकि हर किंगडम को कई फाइला में डिवाइड किया जाता है और उन फाइला की तरतीब क्या है, ये तरतीब ABC की तरह है। और जिनको ज़ूलॉजी से थोड़ी सी दिलचस्पी है उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह मैथमेटिक्स में नंबर्स होते हैं, नंबर याद किए बगैर आप मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते, इसी तरह ये तरतीब से फाइला याद किए बगैर ज़ूलॉजी नहीं सीख सकते। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है प्रोटोजोआ। इसको तो हम पढ़ चुके ना, प्रोटोजोआ। यहां इसका जिक्र क्यों आया? इसलिए आया है कि दीज आर एंसेस्टर्स ऑफ एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के ये आबा व अजदाद है। यानी इस बात पर सारे साइंसदान मुत्तफिक हैं कि किंगडम एनिमेलिया प्रोटोजोआ से इवॉल्व हुआ है। लेकिन प्रोटोजोआ के तो 6 ग्रुप थे, उसमें से किस से हुआ है इस पर इख्तिलाफ है। बहरहाल उसको छोड़े, प्रोटोजोआ आर द एंसेस्टर्स ऑफ एनिमेलिया। प्रोटोजोआ से 2 शाखें निकली हैं। एक शाख को कहा जाता है पेराजोआ। पेरा का मतलब है नीम, हाफ, नॉट कंप्लीट। जोआ का मतलब है एनिमल। तो इसका मतलब क्या होगा? नीम एनिमल्स, या आसान अल्फाज में हम कहेंगे एनिमल लाइक। यानी एक फाइलम ऐसा है एनिमल किंगडम का जो मुकम्मल एनिमल नहीं कहला सकता। आगे आपको बताएंगे जब हम इनकी डिस्कशन करेंगे। ये पैराजोआ में एक ही फाइलम है और फाइलम नंबर 1 यही है, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा इज कंसिडर्ड एज पैराजोआ। पैराजोआ का मतलब नीम एनिमल या एनिमल लाइक, नॉट ट्रू एनिमल, क्योंकि ये वाहिद ग्रुप है जो सिंपल मल्टीसेलुलर है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसके बरक्स इससे बेहतर ग्रुप वजूद में आया है जिसको कहते हैं यूमेटाजोआ। ये भी अल्फाज हैं, इनके भी मानी याद रखें। यू का मतलब होता है ट्रू, मेटा का मतलब होता है नेक्स्ट, जोआ का मतलब है एनिमल। तो क्या मतलब हुआ? पैराजोआ से अगला यानी उससे बेहतर वाला सही मानों में एनिमल का ग्रुप, यानी ट्रू एनिमल यहां से शुरू होते हैं। अब इस यूमेटाजोआ के फिर 2 ग्रुप बने। इसके 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप को कहा जाता है रेडिएटा, बल्कि इसको ग्रेट रेडिएटा भी कहते हैं। इसी को डिप्लोब्लास्टिक भी कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक भी कहते हैं इसको। ये टर्मिनोलॉजीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। रेडिएटा क्यों कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक क्यों कहते हैं, इससे क्या फायदा या क्या नुकसान या क्या कमी क्या बेशी रहती है वो आगे बताएं।
दूसरे ग्रुप को कहा जाता है बाइलेटेरिया, और बाइलेटेरिया को ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कहा जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये टर्मिनोलॉजी हम देखने वाले हैं। रेडिएटा में एक फाइलम है, तरतीब के लिहाज से ये दूसरा फाइलम है, इसका नाम है फाइलम निडेरिया। ये सी नहीं पढ़ेंगे हम, फाइलम निडेरिया, या इसको सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है, सिलेंट्रेटा। तो दो फाइला हो गए, पहला फाइलम पोरिफेरा और दूसरा फाइलम रेडिएटा। दूसरा फाइलम है निडेरिया। अच्छा, जो बाइलेटेरिया है, इस रेडिएटा में एक ही फाइलम है। बाइलेटेरिया में 3 फाइला है, या इस बाइलेटेरिया को 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। एक ग्रुप कहलाता है एसिलोमेट्स या एसिलोमेटा, इसमें एक ही फाइलम है, ये तरतीब के लिहाज से फाइलम नंबर 3 है, ये कहलाता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स। और दूसरा ग्रुप कहलाता है सूडोसिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट्स या सूडोसिलोमेटा, इसमें भी एक फाइलम है। तरतीब के लिहाज से ये चौथा फाइलम हुआ, जिसका नाम है एस्केल्मिन्थ्स। एस्केल्मिन्थ्स या एस्केल्मिन्थस भी पढ़ते हैं बात। तीसरा ग्रुप ये सिलोमेट्स का कहलाता है। सिलोमेटा ग्रुप का नाम है, सिलोमेट्स इसके मेंबर्स को कहते हैं। और सिलोमेटा में या सिलोमेट्स में 3 फाइला शामिल है, बल्कि सिलोमेटा के 2 ग्रुप बने हैं। एक का नाम है प्रोटोस्टोम्स या प्रोटोस्टोमेटा भी कहते हैं इसको। दूसरे ग्रुप का नाम है ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम में 3 फाइला है। तरतीब के लिहाज से 5वां, 6ठा और 7वां फाइलम यहां पर मौजूद है। 5वें फाइलम का नाम मोलस्का, 6ठे फाइलम का नाम एनिलिडा और 7वें फाइलम का नाम आर्थ्रोपोडा। यहां पर आप मुख्तलिफ तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो जो मोलस्का है और एनिलिडा है, इनकी जगह तब्दील की गई। पहले एनिलिडा को इधर रखते थे और मोलस्का को एनिलिडा की जगह रखते थे। अब इनकी जगह चेंज की गई है, क्यों की गई वो भी आगे पढ़ेंगे। दूसरी तरफ जो ड्यूटेरोस्टोम है, इसको बाज क्लासिफिकेशन में 2 ग्रुपों में तकसीम किया है, बाज में 3। हम 3 वाले ऑप्शन को आगे बढ़ाते हैं। तरतीब के लिहाज से 8वां फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा। और 9वां फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। और 10वां फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा ये 10वां फाइलम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल किंगडम में टोटल कितने फाइला हैं? 10 फाइला। मैं एक दफा रिपीट करता हूं, जरा तवज्जो करें। प्रोटोजोआ नाम का एक बुजुर्ग है, उसके 2 बच्चे हुए। एक नीम एनिमल है जिसको क्या कहा, पैराजोआ, और इसकी नस्ल यहीं से रुक गई। नस्ल कौन सी है इसकी? पोरीफेरा। और इस पोरीफेरा वाले ग्रुप को पहला फाइलम करार दिया जाता है एनिमल किंगडम का। उसके बाद दूसरा ग्रुप जो यूमेटाजोआ था, इसका दूसरा बेटा असल एनिमल वाला, उसके फिर 2 बच्चे हुए। एक का नाम रेडिएटा है, एक का नाम बाइलेटेरिया है। रेडिएटा की नस्ल भी एक ही फाइलम से खत्म हुई। वो कौन सा है? निडेरिया भी कहते हैं इसको, सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। सिलेंट्रेटा या निडेरिया में से जो भी याद हो जाए काफी। जबकि बाइलेटेरिया की जो शाख थी, उसके अंदर 3 बेटे उसके हुए। ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, ये रिश्तेदारी है इनकी। 3 बेटों में से एक का नाम है सिलोमेटा। सिलोमेटा का एक ही फाइलम बचा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स या फ्लैटवॉर्म्स कहते हैं।
और दूसरा है सूडोसिलोमेट्स या सूडोसिलोमेटा, उसमें भी एक फाइलम है स्केलेटन्स। जबकि तीसरा है सिलोमेटा, सिलोम वाले। सिलोम वाले के फिर दो बच्चे हुए, एक का नाम प्रोटोस्टोम, दूसरे का नाम ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम के तीन बच्चे हैं, मोलस्का, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। जबकि ड्यूटेरोस्टोम के भी तीन बच्चे हैं, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो इस तरह से टोटल कितने फाइला हुए? 10 फाइला। 10 फाइला में से ये जो 10वां है कॉर्डेटा, इसको वर्टेब्रेटा कहा जाता है, वर्टेब्रेटा। और ये 9 जितने फाइला हैं, इन सबको कहा जाता है इनवर्टिब्रेट्स। यहां आके अक्सर स्टूडेंट्स फिसल जाते हैं। इनवर्टिब्रेट किसको कहते हैं? जिसमें रीढ़ की हड्डी ना हो। और वर्टिब्रेट किसको कहते हैं? जिसमें रीढ़ की हड्डी हो। बल्कि रीढ़ की हड्डी की क्या बात है, इस ग्रुप के अलावा, कॉर्डेटा के अलावा किसी के पास हड्डी सिरे से है ही नहीं। जब हड्डी नहीं होगी तो रीढ़ की हड्डी कहां से है कि नहीं है? इस ग्रुप में हड्डी है और कुछ छोटे छोटे मोटे कुछ हैं जिसको रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट भी कहते हैं उनको। लेकिन वो आटे में नाव के बराबर है, इसलिए उनको नेगलेक्ट किया जाता है। तो यही वो कॉर्डेटा वाला ग्रुप है जिसमें न सिर्फ हड्डी है बल्कि रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं। तो ये वाहिद ग्रुप है। अब इसके अंदर 5 ग्रुप्स हैं, फिर उनको क्लासेस कहते हैं। कौन से हैं? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। यहाँ जो स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं, अक्सर को सांप में रीढ़ की हड्डी नजर नहीं आती है। अगर मैं कहूँ कि सांप में रीढ़ की हड्डी है तो नहीं मानोगे कि इसमें कहाँ से रीढ़ की हड्डी आई। बेटा इसमें मछलियाँ सारी भी शामिल हैं, फ्रॉग, टोड, सैलमंडर्स वगैरह वो भी शामिल हैं, छिपकलियाँ, सांप और ड्रैगन्स वगैरह वो भी शामिल हैं, परिंदे सारे शामिल हैं, मैमल्स भी इसमें शामिल हैं। ये बड़े एनिमल्स हैं। असल में रीढ़ की हड्डी पर जोर क्यों दिया जाता है? ये बीच में एक ऐसा सपोर्टिंग ऑर्गन है जिसके नतीजे में जिस्म जितना भी बड़ा हो जाए कोई इश्यू नहीं। आप इधर देखेंगे तो ये सारे छोटे छोटे, सिर्फ आपको इस मोलस्का में कुछ बड़े बड़े नजर आएंगे। हालांकि रीढ़ की हड्डी नहीं है लेकिन फिर भी ये काफी बड़े हैं, वरना बाकी सारे साइज में छोटे छोटे जाता है। छोटे होने की वजह क्या है? सपोर्ट नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है। और इसमें कॉर्डेटा में हाथी, व्हेल, सबसे बड़ा जो मैमल है व्हेल है। कई टन वजन, ये रीढ़ की हड्डी का कमाल ये है कि बहुत वजन को भी ये बर्दाश्त कर सकती है सपोर्ट के लिए। इससे बेहतर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये तो था नक्शा। अब हमने क्या करना है? इन सारे फाइला को थोड़ा थोड़ा टच करना है। 10 फाइला। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपको बताऊं, लेकिन शुरू के हमारे कुछ दिन लगेंगे। ये जो टर्मिनोलॉजीज है, मसलन रेडिएटा किसे कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक से क्या मुराद है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, बायलेटेरिया क्या है, एसिलोमेटा किसे कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजी समझने में हमें 1 या 2 दिन लगेंगे। उसके बाद फिर हम फाइला को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। ठीक हो गया? तो अभी टाइम जरा चेक करें। ये जैसे जैसे आगे जाते हैं तो ये मतलब इवॉल्व होता है, उसी बेसिस पे फाइल होता है। जी जी। अच्छा, इवॉल्व होने का एक और मतलब नहीं समझ में। जब एक ग्रुप पहले से बेहतर हो जाता है तो कमतर ग्रुप खत्म नहीं होता, वो भी रहता है लेकिन इससे मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी मिसाल यूं ले लो, एक स्कूल में 100 बच्चों ने दाखिला लिया, एक डॉक्टर बना, क्या बाकी जो डॉक्टर ने वो मर गए? है ना कहीं कुछ कर रहे होते लेकिन उसके साथ कंपीट नहीं करता भाई। ये फर्क है। ठीक है। कॉर्डेटा के अलावा जितने भी फाइला है हमारे पास, तो उन सब में एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन क्यों बताऊंगा मैं। शुरू के इनके पास हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन मोलस्का और आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा, इन 3 के पास, बल्कि इन 2 के पास एक्सोस्केलेटन है। उसके बाद यहाँ से एंडोस्केलेटन शुरू हुआ, कॉर्डेटा में भी एंडोस्केलेटन आया। ठीक हो गया?